आजकल जो रात में गांव की गलियों में घूमे, चोरी छुपे लोगों के घरों में जाए और चोट लगने से पहले लोगों को मरहम लगाने में जुट जाए, तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रधानी पद का उम्मीदवार है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्मीदवार होने से पहले ही समाज सेवा में जुटे हुए थे और जीतने के बाद भी ऐसी आशा है कि जनता की सेवा ही वो अपना धर्म समझेंगे। तो आज हमारे साथ 4 गाँव के 4 प्रधानी पद के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ ब्रजेंद्र जी बरदा से हैं, ओम प्रकाश जी ओडेरा से हैं, जितेंद्र जी स्याउरी से हैं और अमित जी चिकासी से हैं। तो आप सबसे मेरा पहला सवाल है कि आप लोग क्या सोच समझ के प्रधानी में आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है? मैं शुरुआत करता हूं जितेंद्र जी से। सर पहले तो मैं अपना नाम बता रहा हूं, जितेंद्र राजपूत स्याउरी से हूं और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है गांव का विकास और जो लोग गांव से बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं उनका रोकने के लिए गांव में ही उनको रोजगार मिलेगा। हमारा और जो स्कूल की स्थिति खराब है, गांव की गलियों की स्थिति खराब है, हार के खेतों के लिए कोई रास्ताएं नहीं है। हम बिल्कुल आपके जो आप काम करवाने वाले जो प्लानिंग उस पर भी बात करेंगे। आपने एक पॉइंट कहा है कि लोग पलायन ना करें या लोगों को हम गांव में रोजगार दें, तो जितेंद्र जी कैसे रोजगार देंगे लोगों को? देखो, इतना ही ग्राम पंचायत में इतना ही काम आता है काफ़ी कि लेबर कुछ भी तो काम कर सकती है। जब काम आएगा तो काम उनसे कराएंगे, मशीनों का प्रयोग कम करेंगे। बिल्कुल हम बढ़ते हैं ओम प्रकाश जी की तरफ। ओम प्रकाश जी का उद्देश्य क्या है, क्या सोच समझ के प्रधानी में आए ओम प्रकाश जी? स्वामी जी अमर रहे। मैं ओम प्रकाश राजपूत ओडेरा। मेरा मेन उद्देश्य है समाज की सेवा करना, अपने ग्राम का विकास बढ़ाना। क्योंकि मेरे गांव की ऐसी गलियां हैं कि अगर गाड़ी लेके जाते तो गाड़ी सीधी चल नहीं पाती, धचर धचर गाड़ी गांव तक जाने में कम से कम 10 बार गाड़ी जमीन पर खड़ती है। तो ओम प्रकाश जी का कहना है कि उनकी गांव की सड़कें बहुत खराब हैं, वो इनके लिए जो है सुधारेंगे उन्हें, इस वजह से उतरे। और भी ओम प्रकाश जी, गांव की सड़कें, लाइटें और रोशनी की भरपूर व्यवस्था करी जाएगी गांव में। बिल्कुल, वो आपकी प्लानिंग के बारे में हम बाद में आपसे जानते हैं। अमित जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा आप क्यों प्रधानी में, आखिर क्या उद्देश्य है, क्यों आए प्रधानी में आप? मेरे गांव में इस समय शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, उसे मैं सुधारना चाहता हूं। ठीक है, अभी इस समय जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं। हमारे यहाँ 2 प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पर फीस की वजह से डकोर या उरई या कुसमिलिया वगैरह जाते हैं, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। मैं भी मतलब कुसमिलिया या डकोर में पढ़ा हूँ। मैं समझता हूँ कि बच्चों का क्या स्तर है पढ़ने का। अगर वो गांव में ही होगा तो बहुत ही अच्छा प्लान हो जाएगा उनके लिए, पढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए। और गांव का विकास और युवाओं को साथ में लेके पूरा जाना चाहता हूँ, जिससे मेरे गांव का विकास हो बराबर। आपने शिक्षा की बात कही, शिक्षा में आखिर कैसे सुधार लाएंगे आप? सर जैसे मान के चलिए कोई स्कूल कॉलेज है वो सरकारी बनवाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी सरकारी कॉलेज केवल 8 तक है, ठीक है ना। उसे 12 तक करना चाहता हूँ, फिर इसके बाद और प्रोसेस होगी तो और भी बढ़ाना। क्या आपको लगता है जो 8 तक गांव में स्कूल चलते हैं जी वो ठीक चलते हैं? वो अभी तो नहीं चल रहे हैं, उसकी भी सुधार करने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है या बाधा आती है तो उसके लिए मैं आगे भी बढ़ने की कोशिश करूँगा कि उसमें डेवलप हो और ज़्यादा हो हैं। और रही आपके विकास की बात, तो विकास के लिए जो पलायन करते हैं मजदूर, बाहर जाते हैं, बिल्कुल उस पर हम आते हैं। दूसरा सवाल होगा हमारा, ब्रजेंद्र जी से जानना चाहूँगा कि आखिर क्या उद्देश्य बना के प्रधानी में आए हैं? जी सभी लोगों को नमस्कार। उद्देश्य मेरा एक उद्देश्य समाज सेवा का है, वो मैं जितनी बनती अभी भी कर रहा हूँ, बनने के बाद भी जारी रखूँगा, हारने के बाद भी जारी रहेगी। और अभी तक हमारे गांव में 2 ही जगह प्रधानी का मतलब कब्जा रहा है, वो आज भी कब्जा है। तो हम चाहते हैं कि अभी गांव वालों को जो पता ही नहीं है कि जब 2 लोगों के बाद तीसरे लोगों को मौका मिलेगा तो विकास की गति और आगे बढ़ेगी। अभी तक तो जो करते आए हैं दोनों लोग, जो किया है अच्छा ही किया है। अब हम उसको और अच्छा करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में जिम्मेदारी गाँव वालों को देना चाहिए। हम हों, अगर हम उसके लायक होंगे तो गाँव वाले हमको देंगे। कुछ कमियां होगी सुधार लाएंगे अपने आप को, हमसे अच्छा भी कोई होगा उसको जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन हारने के बाद अपने विचारों में कोई बदलाव नहीं लाएंगे और
जिस तरीके से आज भी हम सेवा करते हैं गांव वालों की, सेवा इसी तरीके से हम हमेशा करेंगे। और जिस तरीके से आज सब लोग प्रत्याशी मिलते हैं गांव में जाके, दीपावली दशहरा की तरह लोगों से यहाँ मन अच्छे से मिलते हैं, पैर छूते हैं, मैं तो चाहता हूँ इसी तरीके से हमेशा चलना चाहिए। इसको मतलब कोई बुराई नहीं माननी चाहिए। हमें कोई कमी होगी तभी हम चुनाव हारेंगे, हारने के बाद हमको किसी से बुराई नहीं मानना चाहिए। हार जीत लगी रहती है, अपने आप को सुधार करना चाहिए। हमें कमी है तब हम उसके लायक गांव वालों को नहीं चुना। अगर मौका मिला, जिम्मेदारी दी, तो हम हर तरीके से प्रयास करेंगे कुछ अच्छा करने के लिए। बिल्कुल। मैं आपसे बात करता हूँ ब्रजेंद्र जी, आप ही से शुरुआत करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो नेता बनता है, जो प्रधान बनता है, केवल उसमें कमियाँ होती हैं। जनता में भी बहुत सारी कमियां होती हैं। तो शुरुआत हम आप ही से करते हैं कि जनता की उन कमियों पे आप चोट करें जो बहुत बड़ी कमियां, और फिर सभी से यही सवाल है, तो सभी लोग अपना अपना जवाब दीजिएगा। जनता में सबसे बड़ी कमी होती है, वो कमी ये है कि चुनाव टाइम पे लोग बाग लुभावने ऑफर देते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, जिनकी सोच कुछ अच्छी नहीं होती है। वो लोगों को, जिनके पास कोई करने की क्षमता नहीं होती है, उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, मैं वोट पैसे से खरीद लूँगा, मैं वोट दारू पिला के खरीद लूँगा, मुर्गा खिला के खरीद लूँगा। क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं होता है, ना कोई उनके पास ऐसी ताकत होती है हम काम करके दिखाएंगे, किसी की सेवा करेंगे, टाइम नहीं है सेवा करने का। तो वो गांव वाले हैं जो खाने में और पैसों में बिक जाते हैं, अपना 5 साल का बच्चों का भविष्य दाव पे लगा देते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को वो चुनें जो सबसे कम खर्च करें, और जो दारू और मुर्गा और आपके यहाँ मतलब इस प्रकार की कोई भी कुरीतियाँ ना फैलाएं। ऐसे व्यक्ति को प्रधान बनाएंगे तो आज जब उसका खर्च नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि आपको वो विकास कराएगा गाँव में और सब लोगों को लाभ मिलेगा। अगर आज हम 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया खर्च करेंगे तो हमारी सोच रहेगी कि हम वो कवर करेंगे, आगे चुनाव फिर लड़ना है। तो मैं तो गाँव वालों को चाहूँगा, तो अब यही कहूँगा कि आप हर गाँव में जितने भी प्रत्याशी हैं, ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो इन चीज़ों से दूर रहे। अगर ऐसा प्रत्याशी बन जीत के जाएगा तो वो गांव का विकास करेगा। और अगर आपने कुछ महीने भर खाने पीने के चक्कर में अपना 5 साल का बच्चों का भविष्य बर्बाद करना है, तो आप ऐसे लोगों को वोट चुन दीजिए, तो जो गांव का हाल अभी तक है वैसे ही रहेगा, परिवर्तन नहीं हो पाएगा। हम बढ़ते हैं ओम प्रकाश जी की तरफ। ओम प्रकाश जी, आप भी पूरी सच्चाई के साथ इस बात का जवाब दीजिएगा। मेरा मेन उद्देश्य है गांव का विकास होना और अच्छे से अच्छे कार्य कराना। बिल्कुल। तो वही मेरा सवाल है आपसे कि जनता की जो है कौन सी कमियां जो खलती हैं, या आप क्या चाहेंगे कि जनता को भी, अगर एक उम्मीदवार बदल रहा है, नई सोच के साथ मैदान में उतर रहा है, तो जनता को भी अपनी कौन सी सोच को त्यागना होगा? मैं बात जनता की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात अपनी करूँगा। जनता की कोई बात नहीं करूँगा। जनता की समझ जनता के ऊपर है। जनता क्या चाहती है, क्या ना चाहती है। मैं है जो अच्छे काम करने के लिए उम्मीदवार बन के आया हूँ। एक कदम विकास की ओर, मेरा एक ही नारा है, एक कदम विकास की ओर। जो भी मैं काम करूँगा विकास अच्छा करूँगा, बस ये है। चलिए ओम प्रकाश जी, फिर हम आपसे लिस्ट मांगते हैं आपके कामों की। आप हमें गिनवाइए कौन से काम हैं। अगर आपको जनता चुनती है तो आप उन कामों को एक रूप देंगे। सबसे पहले तो मेरा काम होगा सड़क पे। सड़क है, लाइट है, हर खम्भों में लाइट होना चाहिए। गांव में अच्छी रोशनी की व्यवस्था होना चाहिए और सड़क अच्छी मजबूत बनना चाहिए। भ्रष्टाचारी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और है जो ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम है वो होना चाहिए। मैंने उद्देश्य मैं आपसे चाहूँगा कि आप बताएं कि भ्रष्टाचारी में गांव के स्तर पर कहाँ कहाँ होती है। ओम प्रकाश जी, कैसे दूर करेंगे? भ्रष्टाचारी दूर करने की ठानी है, अगर कैसे दूर करेंगे आप? अब वो जब हम बनेंगे, जब उसी की बात का नाम उसमें घुसेंगे, तब हम जानेंगे कहाँ। चलिए, तो ओम प्रकाश जी जब बनेंगे तब उस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं जितेंद्र जी की तरफ। तो जितेंद्र जी, जनता की कौन सी कमियां इनको उजागर करेंगे, उनसे अपील करेंगे कि इन कमियों को वो दूर करें? जनता की तो ऐसा है कि कमी तो यही है, पैसों में बिक जाती है। बिकना ना चाहिए, सोच समझ के वोट दें। जो अच्छा कैंडिडेट हो उसको चुने, दबंग ना होना चाहिए कैंडिडेट, उसको चुने। बिल्कुल। अब मैं चाहूँगा हमारे संवाददाता अवधेश जी अपने सवाल करें सभी से। बिल्कुल। प्रधानी एक ऐसा शब्द है जो किसी भी वर्ग के, गांव में हर एक वर्ग के आदमी को अपनी तरफ लुभाता है।
प्रधान जी, एक बार कहने को मिल जाए प्रधान जी, मैं आपको बता दूं इसके कुछ नेगेटिव भी फैक्ट हैं। अभी गांव में जाना हुआ मेरा राघवेंद्र जी, तो एक दादी माँ दिन में जा रही थी शौचालय, तो मैंने कहा दादी अम्मा क्या लैटरिन नहीं आई? तो बोले लैटरिन तो आई थी, लैटरिन प्रधान जी खा गए। तो आप अगर चुनाव में आ रहे हैं तो आपको ऐसी चीज़ों से भी गुजरना होगा कि अगर आप काम नहीं कराते हैं तो आपको भी लोग बोलेंगे कि लैटरिन खा गए, आप आवास के खा गए। तो अगर आप काम नहीं कराएंगे, बोल के यहाँ जा रहे हैं, तो आपको काम कराना ही होगा। और इसके बाद मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही है, समानता का। गांव में कभी भी समानता का व्यवहार नहीं रहता, ज़्यादातर 40% ऐसी लोग रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल था जिसमें कितने लोग प्रवासी मजदूर बाहर से लौट के आए हैं। प्रवासी मजदूर आए हैं तो उसमें अपने बिरजन भैया सब लोग देखे होंगे कि उसमें आपने देखा है कि जो ऐसी लोग थे उन्हें आप स्कूल में रुका दे रहे हैं, और जो दबंग प्रजाति के हैं या अच्छे वर्ग से हैं, राजपूत हैं, कि एक वर्ग का नाम नहीं लूँगा, और भी सब कास्ट के लोग रहते हैं गांव में, तो उनको आप समाज में बैठा रहे हैं, उनसे दूरी नहीं बना रहे हैं, वो आके समाज में बैठ जा रहे हैं। जबकि ऐसी लोगों को आप बोल रहे हैं आप स्कूल में रहें, घर से बाहर ना निकलें, तो कैसे आप कहेंगे कि ऐसी लोगों को आप उनको समानता का अधिकार देंगे? और आप गांव में उनको बराबर जितनी इज्जत सब लोगों को दी जाती है उतना आप हरिजन को भी इज्जत देंगे? मैं बिरजन जी से क्वेश्चन करूंगा। रही बात समानता वाली बात, तो आप मेरे गांव जा सकते हैं, मैं कभी छुआछूत को नहीं मानता। एससी का कोई भी वर्ग हो, मैंने आज तक किसी को खाना भी घर पे खिलाया होगा तो मैंने कभी उसके बर्तन नहीं धुलवाए होंगे। मैं और मेरे बच्चे बर्तनों को स्वयं धुलते हैं। खाने से लेकर के बैठना लेटना हम सब एक साथ कर लेते हैं, इसमें कभी छुआछूत कभी भेदभाव नहीं रखते। और ये मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है। जो गांव में सबसे नीची जाति को मानते हैं, जैसे बफोर कहते हैं, पासी बोलते हैं, इनसे लोग बहुत दूरियां बनाते हैं। हम लोग एक चारपाई में लेटे हैं, हम कभी नहीं मानते। आज भी मेरे यहाँ, मैं रात में रहता हूँ तो यहाँ आते तो मैं कभी ये नहीं होता कि मैं अगर तख्त पे बैठा हूँ, बेड पे बैठा हूँ तो मेरे यहाँ ना बैठे, लोग साथ में बैठा लेता हूँ। और कोई भी गाँव में पता कर ले जिसके ने भी मेरे यहाँ खाना खाया होगा, कभी मैंने उसको एक कप चाय कि मैं चाय पी रहा हूँ तो धोने को निकाल। जी बिल्कुल, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप तो इतना सब सोचते हैं, लेकिन गांव के सभी लोगों की एक जैसी सोच नहीं रहती है। जब आप पद में आएंगे तो कैसे मैं कहूँगा बिरजन जी आप गांव में सबकी सोच बदलेंगे, कैसे आप करेंगे? कि उनको तो भाई क्या है कि आजकल यहाँ पे खास करके अपने बुंदेलखंड में देख के लोग करते हैं। जी, हम यहाँ बैठे हैं, हम चाय पी रहे हैं, तो अगला बंदा भी सोच रहा होगा कि हम भी इंटरव्यू में जाए, हम भी वहाँ पे बैठेंगे। जी जी। जब हम गांव का प्रतिनिधित्व करेंगे, मुखिया बनेंगे, प्रधान बनेंगे, या हम लोग जो छुआछूत को ख़त्म करेंगे, हम अपने बगल पे बिठा लेंगे, तो जो हमारे साथ वाले लोग रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही ख़त्म कर देंगे, वो बिठा लेंगे। जब गांव का एक संभ्रांत व्यक्ति अपने छुआछूत को ख़त्म करेगा जी, तो जो दूसरे लोग हैं वो देख करके वो ऑटोमेटिक ख़त्म करेंगे। बिल्कुल। अगली बार जो उम्मीदवार होगा, जो उनकी अभिलाषा होगी, वो इस चीज़ को आगे लाएंगे कि हम भी ये ख़त्म करें, नहीं तो ये अन्य जातियाँ भी हमसे कट के रहेंगी। तो ये हमको शुरू करना पड़ेगा सबको। बिल्कुल। और ये छुआछूत तो मैंने बचपन से ही नहीं मानी, और ना कभी मैं चीज़ों को मानता हूँ। इसी क्रम में ओम प्रकाश जी भी जवाब दें, आप कैसे ख़त्म करेंगे समानता का अधिकार, सबको गांव में कैसे दिलाएंगे? ज़्यादातर लोग हरिजन रहते हैं गांव में, तो आप कैसे उन्हें बराबर का सम्मान दिलाएंगे? क्योंकि उनका आरोप हमेशा यही रहा है गांव में कि हमें कभी भी समानता का अधिकार नहीं मिला है, हमें कभी भी अच्छे नामों से नहीं पुकारा जाता, एक विशेष नाम से आप उन्हें पुकार देते हैं। अभी मैं न्यूज़ चैनल के जरिए नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप भी देखते होंगे कि उन्हें जो कास्ट का उसी सीधे कास्ट से, तो उन्हें एक अच्छा नहीं लगता। अभी तक मैं बात किया हूँ कई लोगों से, तो वो बोले हैं कि अब तो हमारा वोट डालने तक का मन नहीं करता है, क्योंकि वोट ले जाते हैं और हमारा शोषण होता है। तो आप कैसे शोषण खत्म करेंगे उन चीज़ को? हो सकता है मैं गांव का एक पहला ही ऐसा व्यक्ति हूं जो भेदभाव नहीं रखता हूं, और ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूं कि जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं उनकी शादियों में खुद ही जाता हूं और उनसे साथ में बैठता हूं और खाना भी खाता हूं। सब कुछ है जो मैं बहुत ही इसका तो मैं बहुत ही का नाम बोलूँ कि जो चाहता हूं कि सब लोग एक हो जाएं, ज़्यादा ऊंच नीच का भेदभाव न रहे। ये मेरी यही सोच है। जीतन जी इसी क्रम में जवाब दें। जीतन जी, कैसे आप समानता का व्यवहार कर पाएंगे गांव में कायम? सर मेरा तो वैसे ही मकान हरिजन परिवार से जुड़ा है जी, मैं वहीं रहता हूँ। मेरे यहाँ तो कोई छुआछूत है नहीं है, न मुझे इन चीज़ों से मतलब है कि छुआछूत रहे। ये है कि सब लोग माने कि ये कोई भी हो, खून तो एक ही है, उसमें तो ये नहीं लिखा कि इसका लाल है इसका पीला है,
हरिजन है तो क्या मतलब है? कहना और करना, कहते हैं कथनी और करनी में अंतर है। जितेंद्र जी, अभी आप बोल के जा रहे हैं तो अभी आपको परिवार एक वर्ग का एक वो भी दबाव भी आएगा। जब भी आप कभी उनको सम्मान बराबर नहीं देंगे तो तब भी आपको दबाव आएगा। तो क्या उन चीज़ों को आप समझा पाएंगे गांव में हर एक आदमी को? सर ऐसा है कि मेरे गांव में आप अभी भी जाके मालूम कर सकते हैं कि मैं किसी जाति से भेदभाव नहीं करता हूँ, ना हमारे परिवार के ना कोई। कभी भी कोई मेरे परिवार का हरिजन का कोई भी कार्य होता है तो मेरे घर पे होता है जी। इसी क्रम में विश्वकर्मा जी हमारे साथ बताएंगे सर, कैसे समानता का आप अधिकार दिला पाएंगे? जो एक मेरा मुद्दा है कि हरिजन को गांव में लोग अच्छे से बुलाते नहीं हैं और ना समानता का व्यवहार देते हैं। जी, बुंदेलखंड की यही सबसे बड़ी कमी है कि जो हरिजन वर्ग है उसे नीचे दिखाने के लिए हर लोग या बरादरी के बड़ी ऊंची बरादरी के लोग हैं वो नीचे बैठालते हैं वो। लेकिन मेरे यहाँ ये कुछ नहीं है। अभी जो भी युवा वर्ग है मेरा, सब लोग एससी से भी हैं, सब लोग हैं, उनसे मैं कभी भेदभाव नहीं करता। जो भी कार्य है उनके साथ मिलके करता हूँ। और अगर कोई सम्मान की बात है तो हरिजन हो चाहे ऊंची कास्ट का हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है मेरे यहाँ। और सबसे ज़्यादा मेरा जो वो है हरिजन वर्ग के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास और उनके लिए वो, और छुआछूत का मैं कभी वो नहीं मानता। बिल्कुल। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि पहले से ही गांव में आपके छुआछूत नहीं है? तो मतलब गांव में तो है लेकिन मेरे यहाँ नहीं है। जो मेरे जो दोस्त हैं या रहने वाले हैं साथ में आसपास के जो लोग हैं उनसे मैं कभी छुआछूत नहीं मानता। जो अगर वो बुलाते हैं खाने के लिए तो मैं जाता हूँ, उनसे ससम्मान मिलता हूँ, बैठता हूँ और उनसे बात भी करता हूँ। और मतलब उनकी जो इज्जत होती है उसके लिए मैं कर्तव्यबद्ध हूँ, हमेशा करूँगा, पहले भी करता रहा हूँ, अभी भी करूँगा। अगर मुझसे बड़े हैं तो उनसे भी अपना व्यवहार बिल्कुल कॉस्टली रहेगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे संवाददाता राजकुमार जी से। मैं चाहूँगा वो भी सवाल करें अपने। मेरा सभी प्रधानों से एक सवाल है, आप राजनीति में आए हुए हैं, आप पहले तो ये बताएं कि राजनीति होती क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? जितेंद्र जी से मेरा सवाल है ये। जितेंद्र जी स्टार्ट करेंगे। देखो सर, राजनीति तो ये हम नहीं मानते कि ये राजनीति है। हमें तो जनता की सेवा करनी है और यदि हम प्रधान बन रहे तो हम नहीं बन रहे, वो जनता बन रही है प्रधान। जितेंद्र जी, मैं आपको टोकना चाहूँगा। सभी लोग चुनाव से पहले यही कहते हैं, जनता के पांव पड़ते हैं, और चुनाव के बाद अपने दरवाजे हमेशा के लिए जनता के लिए बंद कर लेते हैं। तो जितेंद्र जी ये कैसे भरोसा दिलाएंगे कि जितेंद्र जी जो कह रहे हैं और अगर जनता उन्हें चुनती है तो उनकी कहने और करने में अंतर नहीं होगा? वो तो जनता ही बताएगी कि हम उनका सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, उनके काम करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, जनता इसको तय करेगी। जी बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं जितेंद्र जी, आप यहाँ जो बोल के जाएंगे एक सर्वे हमारा आपके गांव में भी रहेगा, क्योंकि आप जो बोल के यहाँ जा रहे हैं कि आपके गांव में वही स्वभाव है या चेंज है, वो आगे राघवन भैया। बिल्कुल। अब मैं चाहूँगा कि ओम प्रकाश जी भी इस बात का जवाब दें कि आखिर राजनीति से वो क्या समझते हैं और ख़ुद को राजनीति में भविष्य में कहाँ देखते हैं, किस स्तर पर देखते हैं? मेरा तो एक ही उद्देश्य है, राजनीति करना, सिर्फ समाज सेवा करना है। और मैं 7 सालों से, जब से मुझे होश आया है कि मैं तो क्या बिना चुनाव लड़े समाज सेवा नहीं हो सकती है? मुझे तो बिना विकास चुनाव लड़े मैंने विकास के लिए आगे रहा हूँ और का नाम समाज सेवा के लिए आगे रहा हूँ। 7 सालों से लगभग मैं प्रत्येक लड़की की शादी में कलश करने जाता हूँ और जो 1000, 500, 2000 जो होता है वो मैं करता हूँ। 7 सालों से पर डे कोई भी भेदभाव नहीं रखता हूँ, चाहे पंडित की शादी। ओम प्रकाश जी, एक सवाल है, जबकि अभी आपने जब कंबल वितरण करवाए थे, लोगों का कहना था कि आपको चुनाव में आना है इसलिए आप कंबल बंटवा रहे हैं। अब लोग कुछ भी कहें, वोट लुभाने का काम कर रहे हैं। नहीं, ये वोट लुभाने का काम नहीं है। ये मेरा वो है, मेरी दादी माँ का पुण्य स्मृति है। 29 दिसंबर आप हमेशा देखिए, 29 दिसंबर। क्या आप प्रतिवर्ष करते हैं? प्रतिवर्ष करूँगा, इसी साल से स्टार्ट किया है, लेकिन प्रतिवर्ष करूँगा। और जिस दिन से मैंने कलश बांटना शुरू किया, आज 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कोई भी एक सिंगल बेटी की शादी ऐसी नहीं हुई होगी कि जहाँ मेरा कलश और मेरा वो पहुँचाना हो। क्या जितना मेरे पास धन होता है मैं देता हूँ, और कलश तो जाता ही है, और कम्बल वितरण तमाम ऐसे। जिन लोगों ने आपको टारगेट किया है उनका उद्देश्य क्या हो सकता है आपके? हाँ, उद्देश्य तो कुछ पता नहीं है। लोग सब चाहते हैं कि क्या नाम इनकी बुराइयाँ हों, कहीं ना कहीं से इन लोगों को है जो गिराया जाए, दबाया जाए।
और ऐसे तो मैं मान लो कि कैंप लगाना, दवाइयाँ वितरण कराना, जो भी होता है मैं समाज सेवा के लिए करता रहता हूँ। ओम प्रकाश जी, इन आरोपों से आपका मनोबल तो नहीं, डाउन तो नहीं हो जाएगा? कोई बात नहीं है, कोई मनोबल की कोई बात नहीं है। मेरे गांव में आप जाएं, मेरे बारे में जानकारी करें कि मुझसे ज़्यादा हो सकता है गांव में कोई करता हो जी। मेरी समझ में तो नहीं है जो मुझसे ज़्यादा लोग समाज सेवा आप में इस पे क्या गर्व महसूस करते हैं? हाँ, मैं गर्व महसूस करता हूँ इसलिए कि क्योंकि मुझे ये है कि मैं करूँ तो मुझे देख के 4 लोग और करें, तो इससे का नाम जागरूकता फैले, कुछ भी तो हो, मेरी सुनी तो करें लोग, ये है मेरा। चलो बढ़िया, अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, मैं बिजन जी से भी उसी सवाल का जवाब जानना चाहूँगा कि आखिर राजनीति में, पॉलिटिक्स में वो किस स्तर पे भविष्य में अपने आप को देखते हैं और उनकी क्या रणनीति रहेगी। आजकल के जो राजनेता होते हैं पैसे वाले होते हैं, लोगों के मन में एक धारणा बैठ गई है जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो जितना दबंग है वही बड़े चुनाव लड़ सकता है, वही राजनीति करने के काबिल है। तो आपकी रणनीति क्या होगी और आप राजनीति में भविष्य में अपने आप को कहाँ देखते, किस स्तर? अब राजनीति में जो लोगों की धारणा बनी है कि जो दमंग पैसे वाले हैं वही राजनीति कर सकते हैं, वही आगे आ सकते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि मैं ना तो पैतृक कोई पैसे वाला हूँ, ना मेरा कोई इतना अच्छा मजबूत बैकग्राउंड रहा है। एक छोटे से साधारण किसान परिवार से हूँ, पिताजी किसान हैं। पिताजी का इतना सहयोग रहता है मेरे ऊपर कि आज तक उन्होंने मुझे खेती के कामों से फ्री रखा है और इसी वजह से मैं आप सब लोगों से मिला हूँ और जो भी सेवा कर लेता हूँ तो एक फ्री रहता हूँ तो कर लेता हूँ। अगर मैं खेती किसानी में लग जाता तो कुछ नहीं कर पाता और ये मुझे करके दिखाना है और दिखा भी रहा हूँ। वो आगे भी हमेशा एक कार्य जारी रखेंगे हम कि बगैर पैसे के भी हम राजनीति कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पैसे वाला दमंग ही राजनीति कर पाएगा और बगैर पैसे वाले नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम एक सैंपल की तरह खड़े हुए हैं और वो करके दिखाएंगे। और छोटी राजनीति से लेकर बड़ी राजनीति तक बगैर पैसों, मतलब कम पैसों खर्च वाली, वो करके दिखाना है। बिल्कुल। अमित जी, पहले तो आप बताइएगा कि एजुकेशनल या जो शिक्षा है वो कहाँ तक करी है आपने, उसके बाद राजनीति में क्या आपको लगता है कि आप अपना करियर बहुत अच्छे से बना पाएंगे? मैंने हिस्ट्री से एमए किया है और उड़ाई से किया है। राजनीति में सब लोग होते हैं और पैसे के लिए भी होते हैं। मैं इतना पैसे वाला हूँ नहीं इस समय, ठीक है। आज जनता इस बार मांग कर रही है कि जो राजनीति का स्तर है वो पैसों में बिक रहा है या पैसों से चल रही है, लेकिन इस समय युवा वर्ग जो है और पैसे और राजनीति में पैसे का मतलब है वो समझ गई है कि मतलब प्रधानी आ गई और खाने के लिए सब दौड़ पड़ते हैं कि खाए, मतलब जनता की कोई उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, वो यहाँ पर नहीं होगा। और मेरा सीधा मतलब ये है कि अब इस बार जो प्रत्याशी हैं पुराने वो पैसे भी खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको बदलने के लिए युवा वर्ग है, वो पुराने भी लोग हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि नया व्यक्ति आना चाहिए। क्या आपको लगता है इतनी जल्दी बदलाव आना पॉसिबल? बदलाव पॉसिबल है, ये मान के चलिए कि 60% बदलाव मेरे गांव में दिखने को मिल रहा है इस समय, ठीक है ना। वो मतलब गांव में ये कह रहे हैं, मतलब लोग कह रहे हैं सब लोगों से कि जो राजनीति में पैसे वाला सिस्टम नहीं चलेगा इस बार, ठीक है ना, और ईमानदार प्रत्याशी जो होगा उसी को वोट करेंगे, ठीक है ना। और एक और बात है, जातिगत, मतलब जो वोट जातिवाद या उसके लिए भी लिया जाता है, उसमें भी बहुत बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे जनता जो शिक्षित हो रही है वो उसके, ये बातें जो आप कह रहे हैं कहने में बहुत अच्छी लगती है, सुनने में भी अच्छी लगती है, लेकिन जब बात करते हैं कोई किसी कास्ट का है, उसी कास्ट का कैंडिडेट अगर गांव में खड़ा है तो एक लहर सी चलती है, लोग कहते हैं हमारी जात का गड़ा है, हम उसे देंगे। तो क्या ये बड़ा फैक्टर नहीं है? ऐसे नहीं मानते हैं आप? मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। जो लोग शिक्षित हैं और समझते हैं कि कास्ट से कुछ नहीं होता, जो ईमानदार प्रत्याशी है उसको ही मतलब वोट करेंगे या हर चीज़ के लिए। तो आज जनता सब समझ चुकी है, जो नहीं समझे हैं उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। अभी समय है, सब कुछ है, बदलाव तो आने ही है। अमित जी, एक सवाल है, जो अभी जितने भी आपके गांव में प्रत्याशी होंगे वो इस समय सभी ईमानदार प्रत्याशी होंगे?
अब वो जनता, इसके लिए जनता खुद बताएगी कि कौन ईमानदार है, कौन क्या आपको लगता है जो सभी से सवाल है कि जो ईमानदार व्यक्ति है जनता उसे चुनती है? क्या आपको लगता है? नहीं चुनती है। किसे चुनती है फिर जितेंद्र जी? कैसा ऐसा है, देखो जनता क्या बताएं, प्रधानी में कब्जा करके रख लिया है, प्रधानों ने कब्जा करके रख लिया है। अब ये मालूम नहीं है किस तरह से उनको जनता को डील किया है और वोट देते हैं। मतलब आपका कहना है कि कई साल से प्रधानी पर एक ही परिवार के लोग बैठे हैं, काम भी नहीं करवाते हैं, फिर भी जनता उन्हें चुनती है। 15 साल हो गई है हमारे गांव में एक ही व्यक्ति के यहाँ प्रधानी है, आज तक उसने एक भी रोड नहीं डलवाया है हर खेतों के लिए जाने के लिए। जनता बहुत परेशान है, फिर भी उसी को चुनती है। क्या कारण है इसके पीछे? उसी को चुनती है। क्या कारण है इसके पीछे? अब ये सर ऐसा है कि जनता का वोट है, किसको देना है वो खुद अपने मन से। चलिए अगला सवाल हमारा ओम प्रकाश जी से है, शुरुआत करते हैं। सवाल सबके लिए है कि जो पैसा होता है उसके आगे आदमी जो है अंधा हो जाता है, और एक नाम भी होता है जिसके आगे आदमी अंधा हो जाता है। या तो कोई पैसे के पीछे दौड़ता है, कोई नाम के पीछे दौड़ता है। तो प्रधानी लड़ने के पीछे ओम प्रकाश जी किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे भाग रहे हैं या नाम के पीछे भाग रहे हैं? मैं सिर्फ नाम के पीछे भाग रहा हूँ। पैसा तो ऐसा है कि मैं एक व्यापारी हूँ, तो व्यापार से ही पैसा कमा लेता हूँ। सिर्फ मेरा नाम गांव में कुछ नहीं था, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। और जो पैसा है, जो पैसा तो मैंने जो मेरी इच्छा थी, मैंने सारी इच्छाएं लगभग पूर्ण कर ली हैं। अब पैसे की मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, ना मुझे पैसा का इतना, मुझे सिर्फ समाज सेवा की ज़रूरत है। मैं हमेशा ईमान पे चला हूँ। ईमान ओम प्रकाश जी, एक समाज सेवा आप जानते हैं क्या होती है समाज सेवा? समाज सेवा यही है कि मान लीजिए कि जैसे लोगों का किसी को कोई परेशानी है, दुख है, जैसे आपके यहाँ कोई 12 बजे रात को आ जाए तो आप दरवाजे 12 बजे नहीं 2 बजे रात को भी आते हैं लोग, तो मैं हमेशा ये तो अभी चुनाव लड़ना है इसलिए नहीं अभी नहीं, मैं हमेशा मेरा रिकॉर्ड पता कीजिए, गाँव से किसी का भी 2 बजे रात को फोन आता है तो मैं तुरंत ही का नाम चलने को तैयार हूँ, चाहे जहाँ से जाना। नहीं, अभी ज्यादातर यही होता है कि चुनाव लड़ने से पहले लोग कहते हैं कि चाहे 12 बजे आए 2 बजे आए तो मेरे दरवाजे खुले। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि चुनाव 15 दिन पहले, वोट डालने के पहले वो कहते हैं कि और मुझे अभी टाइम नहीं है, मैं थोड़ी बाद में आऊँगा। वो अहंकार हो जाता है कि मैं जीत चुका हूँ। अरे ऐसा नहीं है, मैं उस हिसाब का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आज से नहीं, जब से मेरे पास साधन हुए हैं, गाड़ी घोड़ा, किसी ने भी मुझे 2 बजे रात को फ़ोन किया था, मैं 2 बजे जाके उनको गांव से लेवा के झांसी ले गया। और मैं हमेशा इसमें रहता हूं कि किसी को मैं ना कर पाऊं, लोगों की सारी इच्छा पूर्ण करूं और दुख सुख में साथ दूं। जी जितेंद्र जी, आपसे भी वही सवाल है, पैसा प्यारा है, नाम प्यारा है? सब नाम तो प्यारा भी है, लेकिन ये ना कहे कोई कि मुझे पैसा प्यारा नहीं है। सबको पैसा प्यारा है, ठीक है, और नाम भी प्यारा है। और मैं तो ये चाहता हूँ एक बार जनता मौका दे, फिर जनता खुद तय करेगी अगली बार कि किसको प्रधान बनाना है। इसका मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगली बार जनता स्वयं बनाएगी। यदि एक बार मुझे बना रही है तो जनता अगली बार भी बनाएगी, इसका दावा है। जिसके पास भूमि नहीं है उसको मैं घर की भूमि 1 साल के लिए दूंगा। जो भूमि है, कैमरे के सामने नहीं, मैं ये कैमरे के सामने कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड करिए और फिर भी यदि बन रहा हूँ इसके बाद गांव में आके पता करिए। जिसके पास भूमि नहीं है उसको मैं भूमि दूंगा 1 साल के लिए। मैं अपनी खेती में से उसको दूंगा कि ये तू अब कर अपने लिए, तू खा पी। तो कई भूमिहीन होंगे, तो क्या सभी को जमीन? हाँ, जितना है गांव में जितने भूमिहीन है सबको दूंगा। बहुत बढ़िया। 1 साल में जितने लोग उसमें कवर हो पाएंगे उतने करूंगा, दूसरी साल में जितने हो पाएंगे उतने करूंगा। 5 साल के अंदर किसी को ये नहीं रहेगा कि मुझे कुछ नहीं मिला है। जितेंद्र जी, आप फल व्यवस्था करूंगा उनकी। कितनी भूमि देंगे वो? देखो ऐसा है, मैं इतनी ज़्यादा तो मेरे पास है नहीं है। मेरे पास कुल 12 बीघा है, पिताजी के पास 25 बीघा है, 25-30 हो जितनी हो, ठीक है। 1 साल में करीबन मैं 20 लोगों को निपटाऊंगा। जब भी अधिकारों की बात आती है, जैसे आप बोल रहे हैं जितेंद्र जी, जब भी अधिकारों की, ग्रामीण आदमियों को अपने अधिकारों के बारे में पता ही रहता है। मैं आपसे कहूँगा बिरजन जी, जब भी अधिकारों की बात आती है, ग्रामीण अपने अधिकार मांगते हैं तो लोग उनकी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। आप उनकी अधिकार नहीं दिला सकते हैं। जैसे कुछ ज़रूरतें हैं वो आप पैसों से पूरे कर दिए, या वो आप उन चीज़ों को उनका अधिकार दिला दें, तब वो हमेशा के लिए नहीं हो जाएगा। हम ना तो जो कहते हैं कि हम ज़मीन देंगे या उनकी मदद करके मतलब पैसा देंगे। हमारी जो सोच रहती है
लोगों को उनको मतलब एक आत्मनिर्भर बनाएं। जैसे आपको लगता है पढ़े लिखे हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं, तो हम मतलब एक सलाह देते हैं गांव में अक्सर जो अपने हमारे छोटे भाई हैं कि आप किस कैटेगरी के लायक हैं, आप कौन सा काम कर सकते हैं, रुचि का है किस काम में आपकी। हम चाहते हैं कि हम आपकी उसमें मदद करें। कुछ आपकी रुचि है काम करने की, जिस भी विभाग में हो, जो भी कर चाहें, तो उसमें हम चाहते हैं हम मदद करें, आप वो काम करें ताकि आप अपने आप सेल्फ हो जाएं। हम आपको एक बार 10,000 दे देंगे, आप 4 दिन में ख़त्म कर देंगे जी, फिर आप या तो हमारे पास आएंगे या किसी और के पास जाएंगे जी। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हम तो यही चाहते हैं, गांव में सबको यही सलाह देते हैं और प्रयास रहता है कि जो नए लड़के हैं, जो पढ़े लिख के आए, बेरोजगार हैं, तो कुछ ना कुछ करिए आप अपने आप। किसी की दुकान में करने की है, कोई ड्राइवर करना चाहता है, तो उस कामों में हम मदद करते हैं। और हम मतलब ये चाहते हैं कि जब सभी लोग कुछ करना मतलब करने लगें, उसमें जो सहयोग बनता है वो हम करते हैं सभी लोगों के लिए। और ना ये मेरा वादा कोई प्रधानी का उद्देश्य है, यही काम हम पहले से कर रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। हार जीत तो लगी ही रहती है। तो विश्वकर्मा जी, आप भी अधिकार देंगे कि ज़रूरतें पूरी करेंगे अपने गांव की जनता? मैं अधिकार देना चाहता हूं। अभी जो चुनाव का माहौल है इस समय चुनाव के माहौल से देख के मेरे घर पर कुछ लोग आए कि 10,000 या 5,000 दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, मतलब हर प्रकार के लोग आए। मैं तो मैंने इसके लिए मैं यहाँ थोड़ा जनता को कहना चाहूँगा कि जब प्रधानी के या कोई भी चुनाव होते हैं तो जनता एक उम्मीदवार को मुर्गे की तरह हलाल करती है। बाद में फिर जब वही उम्मीदवार जीतता है तो वो जनता के साथ भी उससे बुरा बर्ताव करता है। तो आप अपना वोट जो है, जो वास्तव में उस वोट के काबिल है, उसे वोट दीजिए, ना ही पैसे या मुर्गे के बहकावे में नहीं आइए। जी। और मैंने उनको समझाया कि अगर आज मैं 5 या 10,000 देने के लिए कोशिश करूंगा या किसी को, तो मतलब मतलब अभी लगभग मेरे गांव में 1600 वोटिंग है इस समय। अगर मैं हर व्यक्ति को 5-5 हज़ार रुपये दूंगा तो इसका मतलब है कि मुझे आगे मैं अगर जीतूंगा तो उसमें मुझे कमाई करनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार में फैलाऊंगा हैं। तो मैंने उनको ये समझाया कि अगर आप आज 5,000 ले रहे हैं, वो जो विकास के लिए रुपया आएगा तो गांव में विकास नहीं होगा, ना आपका विकास होगा। और अगर यही आप बाद में, अगर जब मैं प्रधान बन जाऊंगा या उम्मीदवार हूं तो प्रधान बनूंगा आपके लिए, तो उस जो रुपया आएगा जनता के लिए वो जनता में खर्च होगा। आज तो आप 5,000 ले रहे हैं, अगर सरकारी तौर पर 1 लाख रुपये आएगा तो 1 लाख रुपये जब मैं आपको पैसे अभी दे दूंगा तो 1 लाख का जो आपको मिलना है, लाभ मिलना है, वो फिर बाद में नहीं मिलेगा। वो मतलब सीधा इस तरह हो जाएगा कि जो प्रधान है वो उसमें सीधा मानना है आपका कि जो हमने खर्च किया है कवर करेंगे। हाँ, कवर करने का। तो अभी जो जनता में जो पुराने व्यक्ति हैं, जो पहले धारणा थी उसको बदलना चाहिए और उसी स्तर पे अपना काम करना चाहिए। जो ईमानदार व्यक्ति है उसको वोट करना चाहिए आपको जो लग रहा है। और जातिगत जो वोट है, मतलब किसी कोई इस जाति का है तो उसको वोट करें, जो ईमानदार होगा वो उसी को वोट करें। मेरा आप सब लोगों से मेरे लगभग प्रत्याशियों से भैया क्वेश्चन राघवेंद्र जी खत्म हो चुके हैं, लेकिन जनता से मेरी ये एक अपील है। मैं आपको बता दूं, जो आज आपको खरीद सकता है वो कल आपको बेच भी सकता है। बिल्कुल। तो आप अपना वोट, अपना मताधिकार ऐसे लोग को दें कि जो आप ना किसी के बहकावे में आए, जो वास्तव में विकास की ओर हो, आप उसे वोट दें। और राघवेंद्र जी आगे क्वेश्चन बात करते हैं कि आप सबके जो है या क्या प्लानिंग है कि अगर प्रधान बन रहे हैं तो कुछ कामों की सूची भी आपके मन में होगी। तो हम बात करते हैं आपसे कि आप अपने कामों की सूची जो है हमारे सामने और अपनी गांव की हमारे कामों की सूची मैंने जो मतलब है, तो जो अभी तक काम बिल्कुल हमारे गांव में नहीं हुए, जैसे मुख्य धाम, वो लगभग हर गांव में होंगे। मेरे गांव में कम से कम 10 फुट नीचे है, मतलब मिट्टी भी खोद के ले गए लोग, वो कंडीशन है। कोई बरातशाला नहीं है, बाकी विद्यालय है ये, सड़कें लगभग बाहरी सभी गांवों में बन चुकी हैं। और जो लोगों का शोषण होता है, जो उनका लाभ मिलता है, वो लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये मेरा टारगेट है कि पहले तो ये 2 काम हो जाए, इसके बाद जो जनता का जो मतलब लाभ मिलना चाहिए, जो पात्र है, उन पात्रों तक वो पहुंचना चाहिए। क्योंकि अभी तक एक परिवारवाद की तरह राजनीति हो रही है कि जो सीमित लोग हैं, जो गांव में उसके विशेष सपोर्टर होते हैं, सिर्फ उन्हीं तक लाभ जाता है। तो मैं चाहता हूं, मुझे मतलब ये नहीं करना है कि जो मेरे सपोर्टर हैं सिर्फ उन्हीं को लाभ मिले।
जिनको लाभ कभी आज तक मिला ही नहीं, जिन्होंने इसका लाभ देखा ही नहीं है, उस हर घर तक वो लाभ पहुँचना चाहिए जो जिसके पात्र है, इसमें कोई भेदभाव। ओम प्रकाश की बात, आप भी अपनी बात रखिएगा। मेरा ये है कि मेरे गांव में 3 मोक्ष धाम है, 3 मोक्ष धाम में एक भी बनी हुई नहीं है। इतने सालों से प्रधान चली आ रही है। बरसात के मौसम में है जो मुर्दा घर पर बनी रहती 1-2 दिन तक, और जलाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो मैंने अपने पैसों से 1.5 लाख रुपए खर्च करके 2 मुर्दा जलाने के लिए व्यवस्था की है। अब आगे अगर मैं प्रधान बनता हूं तो 3 मोक्ष धाम है, तीनों जगह मैं मोक्ष धाम बड़ी बनवाऊँगा। और जो जगह खाली पड़ी हैं उनमें पार्क है, अम्बेडकर पार्क है, स्वामी ब्रह्मानंद पार्क है, जो भी महापुरुषों के नाम पे बनवाऊँगा। और सड़कों की व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, और ज़्यादा से ज़्यादा आवासों की जो गरीब लोग हैं, जो परियाँ, बहुत सी जो परियाँ मेरे गांव में हैं। मैं जब कल घूमा तो देखा कि कम से कम 40% लोगों के कच्चे मकान हैं गांव में। लेकिन फिर भी ऐसा होता है, जो प्रधान बनता है वो अपने ही हितैषी लोगों को दे देते हो, और ये नहीं देखते हैं कौन पात्र है कौन अपात्र है। तो पात्र अपात्र देखना चाहिए प्रधान को, ये नहीं अपना पराया नहीं होता। राजा बनने के बाद जनता को एक साथ देखना चाहिए। आपने बात कही है पार्क की। मान लीजिए अगर ग्राम समाज में, प्रधानी में पैसा अलॉट नहीं हुआ पार्क के लिए, पार्क का वादा किया है अपना, आप प्रधान बने, नहीं ऐसा नहीं होता। जब उसमें प्रयास किया जाता है तो ये नहीं है कि पैसा अलाउट ना हो। तो जो जगह खाली पड़ी है ना अलाउट होगा तो हमारा जो पैसा है तो उसमें हम बाउंड्री बना के एक मूर्ति खड़ी तो कर सकेंगे। गांव में इतना, ग्राम प्रधान में इतना पैसा तो है ही है कि एक बाउंड्री बना के का नाम पार्क का रूप देके। मतलब आप ही मानते हैं कि प्रधानी में हाँ पैसा है? हाँ, अरे पैसा इतना तो है ही है। जब आप बीडीसी मेंबर रहे हैं, आप मुझे बीडीसी मेंबर के हाँ। अपने कुछ काम अगर गिनवाना चाहें तो बीडीसी मेंबर में रहा तो मैंने सबसे पहला है जो खेतों के लिए रास्ता थी 2-3 पंचवर्तियों गुजर चुकी थी कि हमारे यहाँ से कोई रोड नहीं डला पाया। कहीं फलाने ने स्टे लगाया, ढेकाने ने स्टे लगाया और रोड डलते ही नहीं था। तो फिर है जो मैंने वहाँ पे पूरा मोबाइल जोड़ने का काम किया है, पूरा रोड डलाया। और उसके बाद मोक्ष धाम बनवाई, और पुलिया भी एक बनवाई, और नल भी, हेडपम्प भी लगवाए, और ये क्या आंगनबाड़ी केंद्र भी बनवाया। अच्छा, आप ही ने पाइपलाइन भी डलवाई। जितने बीडीसी में काम हो सकते थे 2 साल ही बीडीसी करने को मिली, उसके बाद स्टे लगी रही। 2 ही साल में मैंने इतने काम किए हैं। बिल्कुल, हम बढ़ते हैं जितेंद्र जी की तरफ। आप ही अपने कामों की सूची, जो प्लानिंग है। सर मेरा तो प्लान ये है, खेतों तरफ कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले खेतों का रोड डलवाएंगे जनता के लिए जाने के लिए। एक भी रास्ता नहीं है हमारे गांव में। तो और जो गांव में बचे हैं रोड वो कंप्लीट कराएंगे। और मरघट एक भी कंप्लीट नहीं है। जो हमारे भाई साहब, बैजन भाई साहब जी ने बताया कि 10 फुट गहरा, यही स्थिति मेरे गांव में है। 10-10, 20-20 फुट गहरे गड्ढे हैं, वहाँ से लोग मिट्टी निकाल के ले गए हैं, फिर भी उसमें कब्जा किए हैं। तो उस कब्जे को हटवा के उसमें बाउंड्री करा के उसको मोक्ष धाम को कंप्लीट कराएंगे। मुझे एक बात बताइएगा, आपने ज़मीनों की बात करी कि मैं गरीबों को ज़मीन दूंगा, तो आपके माइंड में कोई बैकअप प्लान भी चल रहा होगा कि प्रधानी में यहाँ से पैसा आएगा, नहीं, पैसा लूंगा? नहीं कोई सर, मैं तो ये फिर मैं आपको टोकूंगा। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप प्रधानी जीतने के बाद ही ये करेंगे? यही बराबर अगर आपकी मनसा है तो आप बिना प्रधानी जीते भी कर सकते हैं, रिजल्ट चाहे जो भी हो, अगर आपकी वास्तव में। सर मैं ये चाहता हूँ, मेरे पिताजी ने काफ़ी दिन करीबन कई बार यही कहा है कि यदि अपन प्रधान बनते हैं तो जनता को बराबर खुश रखेंगे। प्रधान बनने के बाद ही क्यों? अभी भी रख रहे हैं सर, अभी भी मालूम आप करना, गांव में जाके अभी भी बराबर सेवा कर रहे जनता की। लेकिन मुझे नाम करना है बस। मुझे ये नहीं है कि पैसे से कोई मतलब है, ना मुझे पैसा चाहिए। पैसे से भी अभी जो है मेरे पास बहुत है। मुझे ये नहीं है मतलब कि मैं अपना ये 4 व्हीलर पे चलूँगी, इसमें चलूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ अपनी एक मोटरसाइकिल चल लेता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है। जनता की बराबर सेवा अभी भी कर रहा हूँ और करता हूँ, और प्रतिदिन करता हूँ। जनता गांव में जाके जनता से भी पूछिए, आज से सेवा नहीं है। करीब हमारे पिताजी भी सेवा करते रहे हैं, हमारे नाना थे वो भी सेवा करते रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, सेवा करेंगे। जब आपने सेवा करी है फिर जनता ने आपको सेवा का मेवा क्यों नहीं दिया? देखो सर, ऐसा है कि अब जनता के ऊपर है। जनता नहीं चाहती है कि आप प्रधान बने, क्या हम बन जाएंगे अपने मन से? जब जनता चाहेगी जब बनेंगे। बढ़ते हैं अमित जी की तरफ। अमित जी, आप भी अपने कामों की सूची गिनवाइएगा। सर सबसे पहले तो मैं अपने कामों में, मेरे यहाँ लगभग मेन रोड से जो सड़क है
उसके लिए शिवालय है 1 किलोमीटर दूर है, उसकी सड़क बनवाने की फुल कोशिश करूँगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वहाँ का विकास करवाने की उम्मीद रखता हूँ, और जो भी विकास होगा उसके लिए सरकार से पूर्ण मांग करूँगा। पता अभी तक आपने कोई सूची नहीं बनाई है कि हाँ क्या क्या विकास कराएंगे? सर मैंने आपसे पहले ही बोला है, वो मेन चीज़ है जो शिक्षा का स्तर है वो सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। और दूसरी बात है, हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, आज तक उसमें कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्स नहीं उपलब्ध हुई है, उसको पूरा करूँगा। और जो सड़कें टूटी फूटी हुई हैं और सड़कों अभी तक सीसी डला हुआ है पूरे गांव में, मतलब तो वहाँ पर जो मतलब समर वगैरह चलती है उसके बगल पे नाली भी नहीं है, मतलब बराबर गंदगी रहती है, सफाई कर्मी भी नदारत रहते हैं इस समय, बिल्कुल ना कोई आता भी है तो अब जरूर प्रधान है जो लोग उनके यहाँ आमने सामने करके या कहो, अगर किसी ने जनता ने अगर उसकी वो शिकायत कर दी तो उनके यहाँ आके 2-4 दिन या 8 दिन कर लिया है, मतलब यही सिस्टम चल रहा है। अभी तक जो स्वास्थ्य विभाग है उसके लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है। मेरी सोच है कि जो डॉक्टर या नर्स है, जब स्वास्थ्य के बना हुआ है तो उसमें पक्का है कि होगा, ठीक है ना, सरकार की तरफ से डॉक्टर और नर्स होगी तो उसको बराबर बैठने के लिए मैं कहूँगा, और अगर नहीं बैठेंगे तो मैं ऊंचे स्तर पे जाऊँगा, उनकी शिकायत भी करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो सेवा है, अगर व्यक्ति बाहर जा रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, मतलब कोई बीमार हो जाता है तो या तो उसे पास में ही डॉक्टर है, वो झोला छाप होते ना, उनके यहाँ जाना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो डॉक्टर है MBB से जो बैठ रहा है उसी से मतलब। एक और सवाल आप सबसे है कि जो प्रधान बनता है उसे कुछ काम लाने से पहले BDO और CDO को परसेंटेज देना पड़ता है, तो क्या आप भी और प्रधानों के पद चिन्हों पर चलते हुए ये सब करेंगे या उसमें बदलाव करने की कोशिश करेंगे? हम उसमें पूर्ण तरह बदलाव करने की कोशिश करेंगे जी, हर तरीके से। हम इसमें बिल्कुल से भागता नहीं दिखाएंगे कि जो सिस्टम रहा है उस पर हम फॉलो करेंगे। बिल्कुल। जितेंद्र जी, आपके गांव में अभी बड़ी बड़ी समस्याएं क्या क्या है और जिनका आपका ध्यान केंद्रित है, वो जिनका आप प्रयास करेंगे दूर करने के लेके? मैं तो सर अभी भी बताया था और फिर अभी भी बता रहा हूँ कि रोड है हमारे यहाँ खराब, हर खेत के लिए कोई रोड नहीं, और जनता बहुत बाहर जाती है काम करने के लिए। मैं इतना सोच रहा हूँ कि जनता बाहर ना जाए, यहीं उनको काम दूँ जितना हो सके ग्राम पंचायत से यदि बन गए तो। और हर जनता की तो कोई मनोकामना पूरी कर नहीं सकता है, इतनी जनता है गांव में कि कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि गांव में बदलाव हो, जो सड़कें हैं, लाइट की व्यवस्था है वो ठीक रहे बस। और सबसे लास्ट मेरा कहना है कि शमशान घाट एक भी नहीं, वो शमशान एक भी घाट नहीं है, वो कंप्लीट करना है मुझे। चलते चलते जनता से अपील आपकी, कोई संदेश जनता के लिए, आपके गांव के लोगों के लिए? जनता तो बस भगवान है मेरे लिए, जनता चाहेगी। मेरा तो एक ही ओम प्रकाश जी से एक सवाल है, जो आप माथे पे जो टीका लगाए हुए भगवाधारी, इसका क्या राज है? अब ऐसा है कि मैं थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, मैं धर्म को भी बहुत मानता हूँ। धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म का चोला ओढ़े हैं आप? नहीं, ये बात नहीं है। मैं जो करता हूँ वो मन से करता हूँ, ये चोला वोला ओढ़ने का कोई काम नहीं है मेरा। हाँ, वो हमेशा रहा हूँ। बात करते हैं, हाँ, जो जनता से आप अपील कर रहे थे, क्या कहेंगे? जनता की अपील ये है कि सिर्फ जनता अगर मुझे वोट देती है, जिताती है, तो मेरा एक ही नारा है, एक कदम विकास की ओर। जो गांव में विकास होगा वो एक तरफा होगा और गांव की जनता जानेगी कि अब प्रधान बना है। बिल्कुल। अमित जी, आपका भी जनता से कोई जो संदेश पहुंचाना चाहता हूं। अभी तक जो गांव में खेती का स्तर है इस समय बहुत गिरा हुआ है। मेरे यहाँ चकबंदी हो रही है, मतलब उसको पूरी करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात यह है कि अभी जो चक बने हुए हैं मेरे यहाँ, उसमें बहुत मतलब पैसे दिए गए हैं। जो दबंग लोग हैं उनमें जो सही रोड, मतलब मेन रोड है उरई राट के बीच में, चिकासी बीच में पड़ता है, तो मेन रोड पे जो ज़मीन है वो ले ली है उन लोगों ने, उसको सुधरवाने की फुल कोशिश करूँगा। और जो जनता है वो अभी इस समय खेती का स्तर इतना गिरा हुआ है कि इस समय ये मान के चलिए केवल
30% ज़मीन बोई गई है इस वर्ष, क्योंकि जो पहले प्रधान था उसने जो जानवर थे वो छूटे हुए हैं, और अभी ज़्यादा से ज़्यादा महीने 2 महीने हुआ जब थोड़ी बहुत खेती दिखने लगी तो कुछ लोगों ने भरपूर प्रयास किया है और मतलब जानवर को इकट्ठा किया है, गौशाला में बंद किया है। गौशाला भी अभी इस समय जर्जर है, वहाँ कोई वो मतलब व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था भी की है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं आऊँगा तो उसकी व्यवस्था पूर्ण तरीके से करूँगा, कोई भी जानवर छुट्टा नहीं रहेगा, और जो सरकार से जो भी पैसा आता है उसे खर्च करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हो सकता है कि अगर मेरे पास भी होगा तो मैं भी उसमें पूरा सहयोग दूंगा, पैसे से, हर चीज़ से, क्योंकि जो आज की स्थिति है खेती की वो सबसे दयनीय है हमारे गांव में। इस समय खेती ज़्यादा नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं खेती के ऊपर ज़्यादा बिल्कुल मैं चाहूँगा ब्रजेन जी भी, क्योंकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल ब्रजेन जी भी अपना संदेश जो है अपनी गांव की जनता तक पहुंचाएं। गांव की जनता से, सभी लोगों से हाथ जोड़ मैं निवेदन करता हूं, चुनाव 5 साल में एक बार आता है, बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। झूठे वादे और जो नशीले मतलब दारू मुर्गा इसमें खिला पिला के बहकाते हैं। और दूसरी बात, अभी तक जो लोग प्रधान रहे हैं या वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान जितने भी हैं, इन्होंने 60 सालों में जो अभी तक मतलब बराबर लगातार चलते आ रहे हैं, अभी तक विकास इनका पूरा नहीं हो पाया है। अब वो जनता समझेगा आगे 5 साल में ही पूरा विकास ये करवा के देंगे या करवा देंगे, या इनके खुद का विकास नहीं हो पाया अभी तक। 2 ही विकल्प हैं, या तो उन्होंने अपना विकास नहीं कर पाए या गांव का 60 साल में विकास नहीं करा पाए। तो हम तो चाहते हैं कि परिवर्तन लाइए, तीसरे व्यक्ति को मौका दें। अगर वो व्यक्ति खरा नहीं उतरता है तो अगली बार फिर व्यक्ति बदलिए, बदलाव लाइए, बदलते रहिए, तभी विकास होगा, लोगों की मानसिकता में सुधार भी होगा। तो आप सभी का हमारे हर एक सवाल का बखूबी जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मातृ छाया पब्लिक स्कूल संवारेगा आपके बच्चों का भविष्य। हमारे यहाँ बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे यहाँ नवोदय और सैनिक स्कूल में विशेष तैयारी कराई जाएगी। मातृ छाया पब्लिक स्कूल गोहांड, प्ले ग्रुप से कक्षा 5 तक, अंग्रेजी माध्यम, इंडियन गैस एजेंसी के पास गोहांड। एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द अपने बच्चों का एडमिशन मातृ छाया पब्लिक स्कूल गोहांड में कराइएगा। 1 अप्रैल से विधिवत कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी।